अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर मेरा हाल बहुत अच्छा है और मैं चाह रहा हूँ कि आज हम कुछ सीखें। हम ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बातें करते हैं तो आज हमने सोचा कि एक ब्यूरोक्रेट को हम बुलाएं और हम उनसे पूछें कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, वो करते क्या हैं, कोई ब्यूरोक्रेट कैसे ओएसडी हो जाता है, उसको वापस आने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, अगर कोई शख्स कहे कि मैंने वापस ही नहीं आना तो उसके पीछे क्या राज होता है। जी सर बिल्कुल, आज शो पे हमने दावत दी है तारिक महमूद अवान साहब को। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सिविल सर्वेंट भी हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑथर भी हैं और बहुत सारी किताबें आपने सर लिखी हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अली का जो एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक आपसे पूछूंगा, उसका इशू क्या है? अच्छा, इससे पहले हम ब्यूरोक्रेसी की प्लेस सिस्टम में देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। इंतज़ामिया के 2 पार्ट हैं, एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है जो पॉलिटिशियंस होते हैं और लीड करते हैं जैसे कैबिनेट है, और उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग मशीन है जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट है कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनकी वो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है। अगर अदलिया के जो डिसीजंस हैं उनको एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी ने करना है, लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी ने करना है, तो इसकी जो सेंट्रल प्लेस है वो इसे रेलेवेंट करती है पूरे गवर्नेंस सिस्टम में। और ब्यूरोक्रेसी का ये इशू है पिछले 80 साल से, मैं ये कहूँगा कि ये एक कॉलोनियल इनहेरिटेंस है। वो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं है। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशनल एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के कुछ फ्रॉड हैं, मैं वो आपके साथ करूँगा शेयर, और कुछ इन्हें आप नहीं मानेंगे बट एज ए सिविल सर्वेंट आई वुड से कि वही रियलिटी है। लास्ट में इसमें ये कहूँगा, पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो किसी एक्ट के ज़रिए नहीं बनी, एक एग्रीमेंट के ज़रिए बनी है। जो एग्रीमेंट था वो असल में हुआ नहीं था, उसको इम्पोज कर दिया गया है। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो एक फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट के ऊपर खड़ी है इन अ स्टेट दैट हैज़ 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, रादर 4th कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप 18th अमेंडमेंट को कहें। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, ना पाकिस्तान में मिलिट्री को ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता है, ना जुडिशरी को ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता है, ना मीडिया को पता है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को पता है। अच्छा सर, जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि बहुत हम टेलीविज़न, वीलॉग, हर जगह जो है ना एक सवाल होता है कि पाकिस्तान में असली जमहूरियत कभी आएगी, नहीं आएगी, कैसे आएगी। लेकिन जो सवाल नहीं होता वो ये है कि क्या कभी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी फेडरल ब्यूरोक्रेसी को ओवरटेक कर सकेगी या नहीं? अच्छा, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर आप पाकिस्तान का आइन देखें तो पाकिस्तान में 4 तरह की गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, सीसीआई की गवर्नमेंट है जो एक कॉमन है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो ऑपरेशनल गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, बाकी गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हर गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी, सीसीआई की अपनी ब्यूरोक्रेसी जिसे एपीएस कहते हैं ऑल पाकिस्तान, प्रोविंसेस की अपनी ब्यूरोक्रेसी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकल गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को कॉरस्पॉन्ड करे और फिर वो दोनों कंसर्न लेजिस्लेचर को कॉरस्पॉन्ड करें, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में जो मुकन्ना है वो एग्जेक्टिव पैदा करती है, दोनों पॉलिटिकल एग्जेक्टिव या ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव। मैं आपसे ही बल्कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारी डिस्कशन है कि पंजाब का वज़ीर आला जो है उसे कहाँ मुंतखब किया जाता है? पंजाब में पंजाब असम्बली मुंतखब करती है। तो फिर पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको पंजाब असम्बली मुंतखब क्यों नहीं करती? वो तो पंजाब का इम्तिहान भी नहीं उसने पास किया होता, वो तो फेडरल का पास करके अच्छा, अब अनोमली हो गई। अच्छा, अब अनोमली कैसे हुई, हम इसको लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे। अब पंजाब में 2 ऑफिस हैं, एक चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है और एक चीफ। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस होना नहीं चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब गोरा यहाँ था तो उस एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस मॉडल में पॉलिटिशियन नहीं था। तो जैसे ही पाकिस्तान कायम हुआ, ये ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस का, तो ये जो ऑफिस है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें, फेडरल गवर्नमेंट में तो चीफ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी कैबिनेट है, इधर भी सेक्रेटरी कैबिनेट होना चाहिए था। अब पाकिस्तान का ना मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक फेडरेशन में यूनिटरी ब्यूरोक्रेसी है, जिसके ऊपर मेरा पहला थीम है
कि अगर आपने पाकिस्तान को चलाना हो तो कितना आसानी से चलाया जा सकता है। आपने इस्लामाबाद से 4 आईजीज़ लगाने हैं, 4 चीफ सेक्रेटरीज लगाने हैं और 4 जो है वो अकाउंटेंट जनरल्स लगाने हैं। आपने 12 अपॉइंटमेंट्स करनी है, आप पूरा पाकिस्तान चलाएंगे। उसमें जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे रिडंडेंट हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी हो। अच्छा, अब जो फेडरल सिविल सर्विसेज के लोग आते हैं प्रोविंसेस में, अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं करते, सूबों में आते हैं, वो प्रोविंशियल लॉ के मातहत काम नहीं करते। मीन्स के अगर एक सेक्रेटरी है सूबा पंजाब का, लेकिन वो अगर फेडरल ऑफिसर है तो वो काम करे ना करे, सूबा उसको अकाउंटेबल नहीं कर सकता। अब अहमद इकबाल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, MP हैं, वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, तो वो मुझसे अक्सर डिस्कशन करते हैं कि अब जो पंजाब का जितना भी फिनंसिंग है वो सारी फेडरल ऑफिसर्स के थ्रू स्पेंड होती हैं, लेकिन जब हम उनको बुलाते हैं तो वो ये कह के नहीं आते कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो अगर आपने एक मकान बनाना हो तो उसका अगर चीफ मेसन या मिस्त्री आपकी बात ना माने तो वो कैसा मकान बनेगा। तो ऐसे ही प्रोविंशियल गवर्नेंस हो रही है। ताकि साहब, हमने आज से कुछ देर पहले इसी शो पे बात की थी कि जो CSS का आपका एग्ज़ाम होता है, अब उसके लिए बदरीज बड़े सालों से लोग बड़ा अप्लाई करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अपने कई साल उसके ऊपर डिवोट करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक डिक्लाइन जो है वो हमें नज़र आया। क्या आपके ख्याल में ये जो फील्ड है ब्यूरोक्रेसी की, मीडिया की हद तक कह लें, सोशल मीडिया की हद तक कह लें, कि इसकी जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो मनफी हो चुकी है और इस वजह से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, कम इसमें आना चाह रहे हैं, या आपके ख्याल में अभी भी इसके अंदर रूम है और अच्छे लोगों को आना चाहिए इसके अंदर? अच्छा, वही मेरे ख्याल में वी लिव इन एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट ना, तो नेगेटिव तो नहीं हुई, शायद एक्सपोज हो गई है, और शायद पिछले 4-5 सालों में बहुत से इदारे जो हैं या हमारे मुआशरती इदारे भी एक्सपोज हो चुके हैं। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ना, इसको समझना चाहिए, ये एक्सट्रैक्टिव है। ये गोरा आया था, उसने एक्सट्रैक्ट करना था रिसोर्सेज। ये रियासत में ये एक रियासती मॉडल है जो आवाम को सब्जेक्ट के तौर पे लेता है, शहरी के तौर पे नहीं लेता। मसलन अगर हमारी ब्यूरोक्रेसीज़ को मैं देखता हूँ पब्लिक डीलिंग में, तो जब मैं शहरी के तौर पे जाता हूँ उनके पास, तो मुझे वो सब्जेक्ट के तौर पे लेता है। ये एक लेगेसी आ रही है। तो दूसरा इसका क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बहस है, दूसरी ये जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, ये स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं। दुनिया स्पेशलाइजेशन से भी आगे चली गई है। एक जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट है, वो पहले तहसील में काम करता है, फिर डिप्टी कमिश्नर लगता है, फिर सेक्रेटरी हेल्थ लगता है, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन लगता है, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट में चला जाता है। दुनिया स्पेशलाइजेशन में चली गई है और स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस ही आपको आगे लेके जाएगी। ये जो पूरा मॉडल है ये रिडंडेंट है, ये 21वीं सदी के गवर्नेंस के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। इसको आपने पूरे को पूरे ओवरहॉल करना है और इदारा आपने बनाना है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमारे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो मॉन्टेसरी टीचर है उसकी कैपेसिटी हमारे जो सरकारी स्कूल के टीचर से कहीं ज़्यादा है। जहाँ भी मैं बल्कि आप PTV का मुकाबला करके देख लें अपने जो प्राइवेट सेक्टर के हैं चैनल्स, तो आपको पता चल जाएगा सरकारी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। PTV को जितना फ़ंड मिलता है अगर आपको मिले तो आप अभी 13 अरब रुपये अभी मिले हैं रिसेंटली उनको। बहुत तो जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है पूरी दुनिया में, अब तो यही कॉन्सेप्ट आया, वो स्पेशलाइज्ड होगी और वो स्मार्ट होगी। है बहुत छोटी तादाद में, उनका साइज़ जो है ना वो बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का साइज़ है वो ब्यूरोक्रेसी की प्रमोशन के ऊपर है। मैं इसे पाकिस्तान को ग्रेड 22 का पाकिस्तान कहता हूँ। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट की 6 मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा बनाई हुई हैं। उसकी वजह है कि वो बड़े इंटरेस्ट को करती है। 22 ग्रेड के 30 या 32 अफसर अकोमोडेट हो जाएंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके 30 से 35 मिनिस्टर्स हो जाएंगे। तो जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट मिलता है तो फिर इनको रोक कोई नहीं सकता। अच्छा, ये ज़ाहिर है तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे बुनियादी चीज़ तो ज़ाहिर है वो लेगेसी, जिसका आपने कॉलोनियल लेगेसी का जिक्र किया, वो चलती आ रही थी। लेकिन आपके ख़्याल में अगर इस सारी एवोल्यूशन में किसी और महकमे के लोग
ना आना शुरू होते ब्यूरोक्रेसी में तो क्या हालात मुख्तलिफ होते, या आज हम जहाँ हैं हमने वहीं होना था? इट्स अ वेरी अगर आप फरिश्ते भी ले आए ना और इंतहाई लायक तरीन भी लोग आएँ, ये सिस्टम ऐसा ये डिलीवरी नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। मैं नहीं समझता कि ह्यूमन रिसोर्स के अब जो जनरेशन्स हैं ना नए सिविल सर्वेंट्स की, वो बेहतर हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी इदारे को नाकाम करना हो तो उसका सरबराह जो है वो किसी जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट को लगा दें। जितने भी रिटायर्ड हुए हैं कोई मुझे बताएं उन्होंने कोई काम किया हो या कोई इदारा बनाया हो बहुत बड़ा। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आपने जो है ना वो सिस्टम रिफॉर्म करना है। अब थोड़ा और टेक्निकल है, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं बता सकता हूँ उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि मेरा एक चैप्टर है द ब्यूरोक्रेटिक कू का, मैं उसमें एक सेक्रेटरी को एक सीईओ से कंपेयर करता हूँ। अब एक सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी साहब हैं, वो सुबह उठते हैं तो 2 आदमी उनको नाश्ता पेश करते हैं, फिर वो तैयार होते हैं, उनके 2 ड्राइवर्स उनको लेके आते हैं दफ्तर में, गेट के अंदर एंटर होते हैं, एक बंदा गेट बड़ा खोलता है, फिर अंदर आते हैं, 25 आदमी उनको सर्व करते हैं, फिर वो अपनी सीट पे विराजमान होते हैं। अब आप कभी उनके दफ्तर में जाएं तो 6-7 इधर फ़ोन होते हैं, वो एक पीए का होता है, एक दूसरे पीए का होता है, फिर वो फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, तो 30-35 आदमी के बाद वो स्टार्ट होते हैं काम करने के लिए। अभी क्वालिटी नहीं है या जो है। अब उसके मुकाबले में अगर आप सीईओ देखें किसी भी सक्सेसफुल कंपनी का, वो खुद उठेगा, खुद तैयार होगा, खुद दफ्तर आएगा, खुद अपना दरवाज़ा खोलेगा, उसका गेस्ट आएगा, खुद उसको चाय बना के देगा। तो एक आदमी जो है वो अपनी कंपनी को देख रहा है। और मैं ऐसे भी सीईओज़ को जानता हूँ जो पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और शाम को उनको पता होता है कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पे है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी एक और तरीके से बनाई गई थी। कैपेसिटी के बहुत सारे उनके इश्यूज़ हैं, लेकिन सिस्टम हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का साइज़ बहुत कम करने के लिए। ताज़ा इसमें ये बताइएगा कि देखें, मुझे नहीं पता आपकी जो किताब है उसमें चैप्टर है कि एक जो है हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एक लफ्ज़ बन गया माशरे के अंदर कि ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। वो अभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे भी कमा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लाइफ आफ्टर ब्यूरोक्रेसी जो है, क्या वो कोई रियलिटी है कि आपको असल में फ़ायदे होते हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी जिन कंपनीज़ की आप बात करें, जिनके सीईओज़ जो हैं वो खुद सब कुछ करते हैं, वो भी तो ब्यूरोक्रेट्स को एक हद तक इम्प्लोर करते हैं कि जी ये हमारी कंपनी में रहेंगे तो हमारे फ़ायदे होंगे आगे जाके। वो तो कनेक्शंस यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। सो मतलब ये सिस्टम जो है ये फ्रॉम गवर्नमेंटल सिस्टम से ये हमारे कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, या इनके बगैर भी कोई मामला चल सकते हैं? पावर्स कर चुकी हैं, रेगुलेटरी पावर्स मीन्स। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर नदीमुल हक, वो कहते हैं पाकिस्तान एनओसी का पाकिस्तान है। आपने फ़र्ज़ करें आपने कोई बिज़नेस करना है तो आपको एनओसी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। फिर सारी पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। आपने बाहर जाना है, आपने अटेस्ट होना है, आपने स्कूल में जाना है, आपने अटेस्ट होना है, आपने जो काम करना है अटेस्ट होना है, वो एक ग्रेड 17 का आदमी करेगा अटेस्ट। तो लोग कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन कनेक्शंस टूटते भी हैं यकदम। एक पंजाब के बड़े ताकतवर चीफ सेक्रेटरी थे, तो मेरी उनसे गपशप हुई तो उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि गांव में वो सेटल हुए हैं। तो अब मैं गांव में जाता हूँ या बाहर में कहीं फातह खानी पे जाता हूँ तो लोग मुझसे सलाम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की या नुकसान पहुँचाने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर ये इश्यूज़ आते हैं। दूसरा आपने कहा कि अब कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तो 1-2 साल पहले ना ये कुछ काम करते हैं, या इन्होंने मेंबर एफपीएससी लगना है या पीपीएससी लगना है, ये शरीफ लोग करते हैं। अच्छा, ये अपने लिए ख़ास प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट्स में बाद में जाके ये काम भी करते हैं। फिर इनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, ये एम्बेसडरशिप देखते हैं, बाकी देखते हैं, कुछ को पॉलिटिक्स, ये उस जगह पे करते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी हो। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लैंड डेवलपर्स जो हैं वो हर तरह की ब्यूरोक्रेसीज अपने पास इसलिए रखते हैं कि उनके कनेक्शंस जो हैं उनको फ़ायदा देते हैं। अच्छा, ये अगर जो सिस्टम आप ओवरहॉलिंग की बात करते हैं, सो अगर वो कभी सिस्टम ओवरहॉल होगा तो उसमें आपने स्पेशलाइज्ड का जिक्र किया, तो अब क्या फिर उसमें अगेन वो जो एक बड़ी डिबेट है कि जी हम बरात इसलिए देते हैं क्योंकि तनख्वाह उतनी नहीं है,
आप मतलब इंग्लैंड के जज का मुकाबला पाकिस्तान के जज के साथ होता है उसकी इनकम में, तो फिर ये है कि अगर हम इनकम नहीं दे सकते तो हमने कुछ और देना है। तो फिर आपके ख्याल में तनख्वाह वगैरह भी ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ करना पड़ेगा सिस्टम के लिए? यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि जी जान के गोरे ने ये सिस्टम इसलिए रखा था ताकि करप्ट किया जा सके। नहीं, गोरे ने करप्ट के नहीं, गोरे ने अपनी फैसिलिटेशन के लिए रखा था ना, क्योंकि बेसिकली तो ये पहले इंपीरियल सिविल सर्विस थी, इसमें गोरा ही था। बाद में फिर उन्होंने एक ऐसी क्लास, लेकिन बाद में इसको चेंज इसलिए नहीं किया गया कि करप्ट किया जा सके। आप कह सकते हैं करप्ट नहीं, कंट्रोल किया जा कंट्रोल हमारी सिविल सर्विस 70s तक करप्ट नहीं थी। हमारी सिविल सर्विसेज के ना तीन जनरेशन हैं। कमिंग टू पर्क्स के ऊपर, अच्छा मैं आपसे समझ, सैलरी मोनेटाइज होनी चाहिए, आप सैलरीज इनको अच्छी दें, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप इनको GOR1 में 3-3, 4-4 एकड़ के घर हैं, शलवार धोने के लिए अलहदा और कमीज़ धोने के लिए अलहदा बंदा, बहुत सारे वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं ना, वो उनको मैंडेट नहीं है। इसके अलावा आप उनकी गाड़ियाँ देखें या बाकी चीज़ें देखें, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ना, वो बुनियादी इशू है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, तो वो जो आपने बरतानिया के जज की एग्जांपल दी या दूसरी, उससे ये बहुत कौम को महंगे पड़ते हैं। तो इनको आप मिलियंस में सैलरी दें अगर वो परफॉर्म करते हैं, इनका रिटेंशन सिस्टम आप क्वालिटेटिवली बनाएं, लेकिन उससे पहले सिस्टम बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ जगह पे हमने कामयाबी भी की है। पाकिस्तान में जो एक केस स्टडी है कामयाबी की, वो परवेज़ मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। वो एक अच्छा डेवोल्यूशन का सिस्टम था जहाँ पे लोग एम्पावर हुए थे। अगर हम उसको कैरी करते तो बहुत अच्छा होता। वो एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारी हमारे जिन इदारों को मैं बल्कि 1122 की भी मैंने अपनी बुक में भी एग्जांपल दी है, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है हमारी कुछ सक्सेस स्टोरी भी हैं। एक फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, अगर आप एविडेंस के ऊपर, वो डॉक्टर साहब आए थे अमेरिका से, वो हमारी सक्सेस स्टोरी है। नादरा हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। बहुत अच्छा हमारे कुछ इदारों ने सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन जब आप उनको इवेलुएट करें, उनको बनाने वाले और उनको शुरू में चलाने वाले वो सिविल सर्वेंट्स नहीं थे। अच्छा, इसमें अभी सॉरी सर, कदर कलामी माफ़, यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद सारी गुफ्तगू आगे लेके जाएंगे। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तारिक महमूद वान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका सवाल था। जी, मेरा सवाल ये था कि आपने सक्सेस स्टोरीज़ भी गिनवाई, इसके अलावा एवोल्यूशन होती है, चीज़ों ने बेहतरी की तरफ जाना ही होता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोई शख्स, कोई इदारा, कोई महकमा अपनी ताकत ख़ुद से छोड़ना भी नहीं चाहता। हम लोग, आप बेसिकली डेवोल्यूशन की बात करते हैं। चाहे सुस्त रवि का शिकार क्यों ना रहें, मतलब इवेंचुअली अगर बेहतरी आ जाए तो वो भी शायद मेरे ख्याल में बेहतर है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा इम्कान तो आपको नज़र नहीं आता कि बेहतरी आने से पहले कोई ठाठैया होगा? नहीं, पहले जब मैंने रिफॉर्म्स पे हम काम कर रहे थे दोस्तों, मैं समझता था कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं ना, ये टॉप पे आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी तो फिर नीचे ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स होंगी या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी, उससे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले भी हमें एक और रिफॉर्म चाहिए, दैट आई कॉल पावर रिफॉर्म। कि पावर किसके पास होगी? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि पावर जो है वो अवाम के पास होगी और वो उसे एक्सरसाइज करेंगे थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो बुनियादी रिफॉर्म है ना, फंडामेंटल के हु विल होल्ड द पावर, ये डिसाइड होगी तो फिर नीचे जाके सिस्टम रिफॉर्म होगा। अगर ये पहली बुनियादी रिफॉर्म नहीं होती तो नीचे आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान रिफॉर्म नहीं हो सकता। ताजा ये बताइएगा कि अली की बात को थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाते हुए कि यहाँ पे कोई आम शहरी जो है, अब लाहौर की बात कर, लाहौर बहुत बड़ा शहर हो चुका है, ज़माने में शायद नहीं होगा। आप यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा कहते हैं अवाम या बस्ती है, जो बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए और नेटिव्स भी हैं। डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पे, और दीगर पोस्ट हैं जो लाहौर में एक्टिव हैं। क्या किसी शहरी जो है उसकी रज़ाई इन तक है? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि मेरी भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। 2 करोड़ अब आवाम एक दफ्तर में नहीं जा सकती। सवाल ये है कि अगर रसाई नहीं है और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है, तो
तमाम मामलात जो हैं एक शहरी ने अपने जो है वो ख़ुद हल करने हैं, किसी तरह अपने आप को मैनेज करना है। लफ्ज़ मैनेज इस्तेमाल होता है कि जी आप मैनेज कर लें किसी तरह। अब ये सिस्टमेटिक कलैप्स है, क्योंकि देखें ना ये बदतदरीज इतने सालों से चल रहा है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट या जिसने भी इस मसले को हल करना है, क्या उनके ज़हन में ये बात नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखें, लाहौर बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है। अगर मैं लाहौर गाड़ी में फिरूं तो मुझे लाहौर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब ये पैदल सफ़र तय करता हूँ, मेन ब्लू वर्ड जो गुलबर्ग का है, उधर शादमान से अंदर आते हुए जो आबादियाँ हैं, तो मुझे गली उसकी उस तरह ही लगती है जैसे है। सीवरेज के इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर है या जो उसकी टीम है, उसके नीचे जितने भी ऑफिस हैं, उनको पता ही नहीं है कि जल्लों में कौन सा गांव है, उसका क्या इशू है। वो उस वक्त ही मैनेज होगा जब जल्लों का मुकामी नुमाइंदा लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए होगा। ये हो ही नहीं सकता कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट में कामयाब हो जाए, ये लोकल गवर्नमेंट में भी होना है। और सबसे अच्छी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। हमने ये देखा कि काउंसिल से लोग पूछते हैं, पाकिस्तान पे ना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है कि जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट है, होगा करप्ट ना, हेल्प भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा शायद सिविल सर्वेंट है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसीज़ हैं वो हैं, क्योंकि वो तो 35 साल का उनका करियर है। अब बेनज़ीर का करियर 4 साल का है, बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी करियर 5 साल का है। तो ये थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत है। किसी सूरत जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल नहीं कर सकती। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पंजाब से किसी सिविल सर्वेंट को अगर खुशदार में डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाए, बलोच एक है जहाँ पे इतनी सरदारी निज़ाम भी नहीं है, तो क्या वो मैनेज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट? उसको तो लैंग्वेज का ही नहीं पता होगा, उसको कल्चर का ही नहीं पता होगा, उनको मसाइल का ही नहीं पता होगा। तो पूरी दुनिया लोकल गवर्नेंस के ऊपर है। बल्कि आजकल सूबों की बात हो रही है, मैंने इधर कंटेंशन किया है, तो चाइना देख लें, चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। तो चाइना में तो प्रोविंसेस नहीं है, क्योंकि वो तो यूनिटी स्टेट है। इंडोनेशिया की आबादी 26 करोड़ है, वो भी यूनिटी स्टेट है, वहाँ पे प्रोविंसेस नहीं है। प्रोविंसेस तो वहाँ पे आते हैं जो फेडरल स्टेट होती है, और प्रोविंसेस मिल के फेडरेशन बनाते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से, सूबा हमेशा आइडेंटिटी की वजह से बनता है। गवर्नेंस के लिए तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता है। अमेरिका में भी चले जाएं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए स्टेट्स बनाई हैं, और गवर्नेंस के लिए उनके लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ये बिल्कुल आपने बड़े अच्छी एग्जांपल दी कि एक तो ये मसला ना कि फेडरल जो इधर आया है वो इस जगह के मसाइल को जानता नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जेल रोड जहाँ पे सबसे ज़्यादा अस्पताल है, वहाँ पर तेज़ गाड़ी गुजरने के बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। पैदल बंदे ने सड़क कैसे क्रॉस करनी है ये नहीं सोचा जाता, यानी कि पॉलिसी जर्मन गाड़ी में बैठ के बनी है। अच्छा, मैं पिछली एक बात कर लूँ कंप्लीट। ये मेरी जो है ना बुक फिक्सिंग द लेजिस्लेचर, इसमें मैंने लिखा है, मैं थोड़ा आम ताकि लोग हमारी बात समझ सकें। होता क्या है, हमारे यहाँ जो पार्टी का सदर है ना, वही कैंडिडेट है वज़ीर आज़म का और चीफ मिनिस्टर का। अच्छा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ पंजाब की। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर अमूमन होता है, सिवाय उस्मान बुज़दार के, वो अमूमन पार्टी का भी सरबराह होता है। अच्छा, अब एक चीफ सेक्रेटरी अगर उस चीफ मिनिस्टर को ये समझा दे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन से नुकसान होगा आपकी गवर्नेंस को, और आप हमारे ज़रिए करें, और वो जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी पता चल जाए कि मुझे पावर शेयर करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर होगा क्या? जो मुकन्ना है पार्लिमानी निज़ाम में, हम सुनते हैं पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, तो अब पार्लियामेंट की ज़रूरत तो नहीं है ना कि वो बुला ले। चलें, इमरान खान साहब के बारे में बात करना आसान है। जब इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, तो जो पार्लियामेंट उस वक्त की थी वो इमरान खान साहब को बुला सकती थी, उनको अकाउंटेबल कर सकती थी, उनको पनिश कर सकती थी। नहीं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का असल मसला ये है कि हमारी जमहूरी जमातें, इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं। एक आदमी के पास सारी पावर है। अब एमपीएस में उससे डिस्कशन करते रहते हैं, वो डरते हैं या हमें टिकट ना दें। एक आदमी के पास सारी ताकत है, वो ताकत अगर वो ताकत हमेशा ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए एग्जीक्यूट होती है। कितने अफसोस की बात है कि अगर आपने कभी फुटेज देखा हो ना पाकिस्तान में कैबिनेट का, ख़ास तौर पे प्रोविंशियल कैबिनेट का, तो ये चीफ मिनिस्टर बैठा होता है और उसके राइट साइड पे बैठा होता है चीफ सेक्रेटरी। कैबिनेट में तो चीफ सेक्रेटरी का काम ही नहीं है, वो सेक्रेटरी कैबिनेट है, उसको तो आखिर में बैठना चाहिए, उसको तो फ्रंट रो में बैठना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द वे सिस्टम वर्क्स इन पाकिस्तान। अच्छा, आपने जो शुरू में बात की कि जी सबसे पहले तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि पावर किसके पास होगी। अच्छा, अब बात ये है
कि आप दुबई को देखते हैं तो वहाँ पर बादशाहत है, बड़ी कामयाबी से चल रही है, सऊदीया में बड़ी अच्छी चल रही है, या चलो वहाँ पे थोड़ी सी अब जिद्दत एक आई है। आप चाइना देखें, वन पार्टी सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। आप अमेरिका देखें, आजकल जैसे भी है 150-200 साल डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चली है। सो ये जो फ़ैसला, आप जो रिफ़ॉर्म की बात करते हैं और उसमें सबसे पहले ये मरहला करते हैं कि जी हमने फ़ैसला करना है कि पावर किसके पास होगी, तो ये फ़ैसला कैसे करना है? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक लॉ टर्म्स यूज़ होती हैं, डिफेक्टो और डी जोरे। आपने ना मुख्तलिफ जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस है उनकी बात की है। दुनिया में हर तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कामयाब है, चाहे आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज़म ले लें जो ईरान में है, चाहे आप उसको सोशलिस्ट अथॉरिटेरियनिज़म ले लें जो चाइना में है, चाहे आप उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लें जो यूके में है, चाहे आप उसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कह लें जो अमेरिका में है, चाहे उसको किंगशिप ले लें। अच्छा, पाकिस्तान का जो बुनियादी इशू है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो एंड डी जोरे इंटरप्रिटेशन। लिखा कुछ है और हमने करना कुछ है। हम आइन के आर्टिकल 1 से शुरू होते हैं। आइन का आर्टिकल 1 ये कहता है कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक, कि पाकिस्तान वफाकी जमहूरिया होगा। तो ना ये वफाकी है ना ये जमहूरिया है। आर्टिकल 2A पे आते हैं, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और वो एक डेलिकेटेड ट्रस्ट है लोगों के पास, और लोग उसको करेंगे इस्तेमाल अपने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो ताकत अवाम के पास है, इख्तियार किसने अवाम को दिया है? अपने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कैसे आते हैं, वो करते हैं, वो एक और चीज़ है। यहाँ पे गवर्नेंस रिफॉर्म सीरीज़ में लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सॉवरेनिटी पॉलिटिशियन के पास है, लेकिन कहते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। भाई पॉलिटिकल इंटरवेंशन ही तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह आप आर्टिकल 5 पे जाएं कि एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल आप 8 पे चले जाएं जो फंडामेंटल राइट का है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से मुतसादम नहीं होगा। मैंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 280 आर्टिकल्स, उसके ऊपर भी लिखा है, हर आर्टिकल के ऊपर ना अपना एक थीसिस दिया है। तो मेरे लिए ना ये हैरानगी की बात है कि 280 आर्टिकल्स हैं और उनके दरमियान मुकाबला है किस आर्टिकल ने सबसे ज़्यादा वायलेट होना है, और एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से बढ़ के वायलेट होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल वायलेट होता है ना, वो आर्टिकल 8 है कि देयर विल बी नो लॉ जो फंडामेंटल राइट से मुतसादम होगा। मेरे पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, बोल नहीं सकता। मेरे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, मैं कर नहीं सकता। मुझे प्रोसीजर के तहत देखा जाएगा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन है, इनवॉलेबल राइट है नहीं। तो हमारा इशू ये है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन डिफेक्टो एंड डिजोरे। जो डिजोरे लिखा हुआ है हमें पता है कि ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो हम प्रॉब्लम का शिकार होंगे, और डिफेक्टो हो रहा है। दिस इज़ दी प्रॉब्लम। अब जाते हैं ब्रेक के ऊपर, आते रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ताई साहब, आपने शुरू में कहा कि 3 मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे, जुडिशल है, सिविल है और मिलिट्री है, जिसमें से आपकी फेवरेट शायद जुडिशल है, आपने खुद ही मुझे बताया था। सारी फेवरेट अच्छा, लेकिन एक टेक्नोक्रेसी भी है, वो भी चौथी फॉर्म है। अच्छा, हमारे को वक्त कम है, तो मैं चाहूँगा कि आखिरी जो शो ख़त्म करते करते कि यहाँ पे ना अवाम जो है वो ब्लेम करना चाहती है। ज़ाहिर अवाम मुश्किलात में हो तो किसी को ब्लेम करेगी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी 3 फैक्शंस हैं, फिर और दीगर और जगह हैं, सियासतदान ऑब्वियसली एक। जुडिशरी का क्या रोल रहा है इस सारी चीज़ में? जुडिशल ब्यूरोक्रेसी जिसका आप जिक्र करते हैं, उनका क्या एग्जैक्ट रोल रहा है जो आपको लगता है डेट्रीमेंटल रहा है, ख़राब रहा है? पाकिस्तान की जुडिशरी के पास जितनी पावर्स है ना, उसके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर सकी। मैं आपको पाकिस्तान की जुडिशरी की पावर्स बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हो तो जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो जुडिशल रिव्यू के ज़रिए उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फिर आर्टिकल 199 की पावर्स हैं, मैं उसे एग्जेक्टिव रिव्यू कहता हूँ, कि एग्जेक्टिव जो भी करेगी फैसला, ऑर्डर, नोटिफाई, जो नोटिफिकेशन की सूरत में आता है, वो सारा का सारा जुडिशल स्क्रूटनी के मातहत है।
मैंने अपनी बुक जो फिक्सिंग दी जुडिशरी उसमें स्पेशलाइज्ड जुडिशरी के बारे में कहा है कि जर्नलिस्ट जैसे जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती, इस तरीके से जर्नलिस्ट जुडिशरी भी काम नहीं कर सकती। मोस्टली क्योंकि मैं भी वकील रहा हूँ, अब हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम लड़ते हैं, क्राइम FIRs हमारे ऊपर होती है, तो उसमें हमारा लिटिगेंट भी सबसे ज़्यादा जो श्रूड है वो क्रिमिनल लिटिगेशन में है कि इसको कैसे करना है, और दूसरी ये है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, थोड़ी सी सिविल लिटिगेशन का प्रॉपर्टी का पार्ट, इसमें हमारे अच्छे लॉयर्स हैं। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, 199 के तहत हमारे पास पावर्स हैं जुडिशरी के पास, अब इन्वायरमेंटल जजमेंट आनी है, तो अगर एक जज साहब जो है वो इन्वायरमेंट को समझते नहीं हैं तो वो जो जजमेंट देंगे तो फिर वो बाइंडिंग होगी, तो फिर वो क्या होगा। कारपोरेट सेक्टर है, टैक्सेशन है, दूसरा है, तो पाकिस्तान की जुडिशरी को एक तो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, दूसरा कंपेटिटिव होना चाहिए। जो कंपेटिटिव जो है पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी का जो इंडक्शन है, मेरा एक चैप्टर है उसके ऊपर, वो कंपेटिटिव होनी चाहिए। और देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन बार एंड बेंच। अभी तो आप जज उसी सूरत में बनेंगे अगर आप लॉयर होंगे, मेरे ख्याल में जज उसको बनना चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ का। ज़ाहिर है आप एक कंपेटिटिव प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो होंगे। और दूसरा ये जो जुडिशल कमीशन का है सिस्टम, इसकी सूरत में कभी भी कंपेटिटिव जजेस और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाले जजेस नहीं आ सकते। आपने या तो हम अपनी सोसाइटी को इस लिहाज से आगे ले जाएं कि मॉरल वैल्यू हमारा कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो जाए, जैसे बरतानिया है और तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, तो वो वैल्यू सिस्टम के साथ चलते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसका वैल्यू सिस्टम नहीं है तो आपको उसमें बहुत चेक एंड बैलेंस लगाने पड़ते हैं। तो कंपेटिटिव मोड होना चाहिए। सिविल जज का भी कंपेटिटिव मोड है, दूसरी जो एंट्री होती है एडिशनल सेशन जज की, वो भी कंपेटिटिव मोड है, चाहे वो इंटरव्यूज़ की सूरत में है। और जो जस्टिस हैं उनकी कैपेसिटी और उनका जो कंपेटिटिव मोड है वो लाजमी लेके आना चाहिए। और मैंने स्मार्ट जुडिशरी की बात की है, जो गवर्नेंस है ना वो एग्जेक्टिव ही देगी, जहाँ एग्जेक्टिव नाकाम होगी वो मसला फिर जुडिशरी हल करेगी। अगर लोग एग्जेक्टिव रिलीफ के लिए भी कोर्ट्स में जाएंगे और एग्जेक्टिव काम नहीं करेगी, एग्जेक्टिव में पुलिस भी है, ब्यूरोक्रेसीज भी हैं, ऑफिस भी हैं, तो फिर जुडिशरी के भी इश्यूज आएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी का साइज़ है उसे कम करने की ज़रूरत है। सर वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से एक सवाल अगर करना चाहते हैं तो कल। मैं तो क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, बार बार कह रहे हैं जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है नॉन स्पेशलाइज्ड, कुछ और मत समझिएगा। जर्नलिस्ट की बात ही पर तारिक साहब जो सारे काम कर लेते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त देने का बहुत मज़ा है। और ये मतलब पहली दफ़ा नशिस्त हुई है हमारी इस, लेकिन मैनी डेज टू कम शो के ऊपर हम आपको बुलाएंगे और बहुत सारे सवाल हैं हमारे जो आज रह गए, लेकिन वक्त कम है, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।